विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 17 जो कि सिडनी सिक्सर और खेला जाएगा मेलबर्न स्टार के दो टीमों के बीच में नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी के उस मैदान पर 20 नवंबर को 1:40 पर दोपहर में भारत के समय के हिसाब से, लेकिन सिडनी के लोकल टाइम के हिसाब से वहां पर यह मैच होगा शाम को 7:10 पर, जो कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है करीब। और रात वाले T20 मैच के तौर पर जब यह मुकाबला खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल के मैदान पर, तो उस टाइम आसमान पर बादल बने रहेंगे। इवन पूरे दिन के दौरान जो वेदर फोरकास्ट है जिसमें बारिश की संभावना है तो ना के बराबर है, लेकिन आसमान पर बादल वो निश्चित तौर पर बने होंगे। लेकिन उसमें एक कॉमन फैक्टर जो निकल करके आता है वो ये कि आसमान पर बादल होंगे तो कोई भी टीम उसको देख करके टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी, लेकिन उसमें पिचेस भी देखनी पड़ते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिलहाल अगर हम बात करें इस मैदान पर रिसेंट टाइम पर बैक टू बैक कई सारे मुकाबले खेले गए हैं 2025 में ही, और ना सिर्फ 2025 में, इवन अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिसमें इस WBBL के सीजन का पहला मुकाबला भी जो इस मैदान पर हुआ था उसमें सिडनी सिक्सर ने 152 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने उस स्कोर को चेज करके 154 रन बना करके 4 विकेट पर उस मैच को जीता, जहां पर पावर प्ले के ओवर्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी बेहतर रहे। लेकिन चूंकि आसमान पर आज बादल होने वाला है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई भी टीम टॉस जीते और पहले फील्डिंग करने की कोशिश करे, लेकिन जनरली इस मैदान पर जहां पर अगर आप बाकी के 3 और मैचेस के स्कोर कार्ड को ऐड करेंगे ना, तो फैसला कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा कि 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, स्कोर कार्ड आपके सामने है, तो 2 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीमें भी जीती हैं। मतलब लब्बो लुआ भी निकलता है कि मामला लगभग हर तरीके की टीमों के लिए यहां पर बराबर होता है। यानी कि पहले बैटिंग करते हो तो आप मैचेस जीत सकते हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए भी मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन एक जो फेवरेबल चीज किसी भी टॉस जीतने वाली टीम के साथ यहां पर जाएगा वो बारिश की संभावना और आसमान पर बादल। और ओवरऑल अगर आप पिछले 10 मैचेस में देखें तो 6 बार जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है ना, वो दिखाता है कि पहले बैटिंग करना कभी भी इस मैदान पर हमेशा से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्यादा आसान रहा है मैचेस जीतने के लिए। बाकी वेदर की वजह से हो सकता है टीमें थोड़ा सा अलग फैसला करें, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आज के दिन ये बैक टू बैक सेम पिच पर और सेम मैदान पर दूसरा मैच होगा। ओवरऑल तो तीसरा मैच होगा इस ग्राउंड का WBBL का, लेकिन नवंबर के महीने में ये तीसरा मैच होगा, बैक टू बैक दिन का दूसरा मैच होगा, तो उसका भी इफेक्ट पिच पर पड़ेगा। तो हमको टॉस की बात की अपडेट्स को देखना काफी जरूरी है। बाकी स्पिन और पेस के आंकड़े पिछले इन 4 मैचेस में देखेंगे तो जिस तरीके से पेसर्स को स्पिनर से लगभग डबल विकेटें मिली हैं वो दिखाता है, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में ये बातें उतनी आसान होती नहीं, ज्यादातर स्पिनर से डोमिनेट करती हैं। तो ये चीज दिखाता है यहाँ पर कि पेसर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में देखें तो ज्यादा विकेटें भी मिली हैं पेसर्स को और स्पिनर्स को दोनों को, तो हमेशा पहले बैटिंग करना यहाँ पर एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, भले आसमान पर बादल हो, लेकिन खास करके अगर एक यूज्ड पिच हो तो ये चीज तो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। खास करके फिलहाल पिछले कुछ मैचेस को देखने के बाद जो पिच रिपोर्ट में हमने डेटा के बेसिस पर समझा, लेकिन जो भी वेदर का अपडेट होगा या पिच के बारे में अपडेट होगा ना, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दे पाऊंगा टॉस के बाद। और मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो पिच को रीड करने के बाद, टीमों के फैसले के बाद वो बनेगी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहीं पर देखने को मिल जाएगा नीचे। तो लिंक्स को क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए यह है सिडनी सिक्सर की टीम के प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जो कि सोफिया डंकली और एलिस पेरी ओपनर के साथ आती हैं, और बाकी एलिसा हेली हैं कप्तान, एस्ले गार्डनर हैं, और उसके बाद मैटलम ब्राउन है, एरिम बंस है, मैडी विलियर्स हैं, ऑलराउंडर्स की भी भरमार है इस टीम के अंदर। और बाकी यहाँ पर है मथिल्डा कार्मिकेल जो कि बैटर के तौर पर खेलती हैं, लॉरेन भी, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं कॉइम्हे ब्रे, एक 19 साल के तेज गेंदबाज जिन्होंने भी पिछले मैच में हैट्रिक ली है। बाकी लॉरेन चीटल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और उसके बाद ये है इनका बेंच, जहां पर अमेलिया केयर पिछले मैच में एक बार प्लेइंग 11 में थी, फिर लास्ट में नहीं खेली, तो निश्चित तौर पर आज देखना पड़ेगा खेलती हैं या नहीं। और उसके बाद ये है बॉलर्स के नाम जो पिछले मैच में बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ती है, उसमें से लॉरेन चीटल तो लगभग हर मैच में आपको 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगी, पिछले मैच भी इन्होंने किया। और इवन मैटलम ब्राउन ने भी 2 ओवर पावर प्ले के, एक मिडिल में एक डेथ में किया। बाकी कॉइम्हे ब्रे ने तो निश्चित तौर पर आपको मैंने बताया है पिछले मैच में जबरदस्त बॉलिंग करी है। बाकी तीसरा, 7वां, 9वां और 11वां ओवर पिछले वाले मैच में किया। एलिस पेरी ने 2 ओवर करे, एस्ले गार्डनर ने 10वां, 12वां, 14वां और 20वां ओवर किया, और यहाँ पर किया मैडी विलियर्स ने 2 ओवर। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी 3 और 4 बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 2 निश्चित तौर पर पार्ट टाइमर के तौर पर खेलती हैं। और बाकी यह है करियर का डेटा सिडनी सिक्सर के हर एक प्लेयर का कि T20 फॉर्मेट में इन्होंने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, उसमें विकेट अगर कोई ले रहा है बॉलिंग करते हुए तो उसका भी डेटा है। और पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज, पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट और सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट भी, जिसमें बॉलर्स के बारे में हमको ये पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक बॉलर पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए कितनी गेंदें लगा रही हैं ऑन एन एवरेज पूरे करियर के दौरान 1 विकेट लेने में, और सेकंड इनिंग में भी वही आंकड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हर एक प्लेयर का एक्सपीरियंस और उसकी ओवरऑल इनिंग के बेसिस पर परफॉर्मेंस, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस पेज पर मिल जाएगा। तो इसको जनरली
आप वीडियो को यहीं पर रोक करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हम आ चुके हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ, जिसमें हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि प्लेयर कैसे फॉर्म में है, जिसमें इस सीजन में सिडनी सिक्सर की टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है। उन तीनों मैच में जो परफॉर्मेंस है वो तो देखेंगे ही, जो आपको रेड कलर में दिखाई पड़ेगा। बाकी इस टूर्नामेंट के पहले भी कैसे फॉर्म में रही है प्लेयर्स, वो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने नोट डाउन है, सब चीज को रिपीट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये भी बता दूं कि 3 मुकाबले जो सिडनी सिक्सर की टीम खेली उसमें से 2 जीती है, 1 हारी है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पोजीशन में तो ये टीम है। और साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस प्लेयर्स की देखें तो उसमें सोफिया डंकली का काफी अच्छा हाथ रहा है। 3 में से 2 मुकाबले बहुत अच्छे खेले हैं, 43 और 61 नाबाद की 2 बढ़िया पारियां हैं। एलिस पेरी का पिछला मैच अच्छा नहीं गया, लेकिन पहले 2 मुकाबले बहुत अच्छे रहे थे। और उसके बाद एलिसा हेली जो पहले मैच में नहीं खेली थी, अगले 2 मैच में खेलते हुए अच्छा निश्चित तौर पर एक स्टेबिलिटी इन्होंने प्रदान करी अपनी टीम को, 2637 रन के पारियां खेल करके। तो ये जो टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी हैं ना, ये निश्चित तौर पर इन फॉर्म प्लेयर्स की बेसिस पर देखें तो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आते हैं एशले गार्डनर, जो नंबर 4 पर ना सिर्फ बैटिंग करते हैं, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं। पिछला मैच उतना अच्छा गया नहीं, लेकिन पहले 2 मैचेस में ये 6 विकेट ऑलरेडी ले चुकी हैं। और उसके बाद आते हैं मैटलम ब्राउन, जिस तरीके से आपने देखा और लगातार ये जो 4 ओवर कर रही है, 3 ओवर 4 ओवर की बॉलिंग पावर प्ले में, डेथ ओवर में, और साथ ही साथ बैटिंग में भी नंबर 5 पर आ रही हैं। पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही थी एज अ बॉलर, उसके पहले बैटर के तौर पर भी अच्छा किया था। तो इनकी भी इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर काफी बढ़ जाती है। और चूंकि टॉप 5 इतना स्ट्रांग है, तो एरिन बर्न्स का वो रोल बचता नहीं कि आप इसको स्मॉल लीग के लिए कंसिडर करें। और इवन मैडी विलियर्स, चूंकि ये ओवर्स ही बहुत कम करती हैं, 1 ओवर 2 और इससे ज्यादा ओवर्स इनको मिल नहीं रहे। हालांकि बैटर के तौर पर जब 2 बार मौके मिले हैं तो बॉलिंग बैटिंग अच्छी करी है इन्होंने। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी ट्रम्प ऑप्शन तो ये बन सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं। अगर इन बाकी की 5 प्लेयर्स में से किसी के ऊपर आप रिस्क लें, किसी को ड्रॉप करें, जैसे सोफिया डंकली या एलिसा हेली में से किसी एक को, तब जाकर के आप मैडी विलियर्स के साथ जा सकते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन तब बनेंगी। बाकी मैथिल्डा कार्मिकेल और लॉरेन जो है इनकी प्लेयर, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेसिकली सीधे सीधे अगर मैं कहूँ ना, तो एरिन बर्न्स, मैथिल्डा कार्मिकेल और लॉरेन, ये जो 3 ऐसे प्लेयर हैं, इनको तो आप सीधे सीधे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। और इसके बाद अमेलिया केयर भी अगर खेल जाते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, तब निश्चित तौर पर इन बाकी की 5 प्लेयर के अलावा छठी बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगी। लेकिन देखना पड़ेगा खेलती हैं या नहीं खेलती हैं। लेकिन बाकी भी जो ऑप्शन है, जिसमें कॉइमे ब्रे, जिन्होंने 2 मुकाबले में बॉलिंग करते हुए 6 विकेट ली हैं, लॉरेन चिटल ने 3 मैच पे 3 विकेट ली हैं, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन बन जाती हैं। ना सिर्फ अपने ओवर्स करने की वजह से, चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, लगभग 4 ओवर पूरे करती हैं, तो ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है ना कि इनके तरफ से अगर आप ऑप्शन तलाशने जाएं तो कम से कम आपको 7 तो सेफेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं डेटा के बेसिस पर ही, कि वो आपको टीम में लेकर के उनको आप जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारे के प्लेयर्स आ जाए तो लेके जाएंगे नहीं। और साथ ही साथ मैडी विलियर्स हो गई, या अगर अमेलिया केयर भी खेल जाते हैं तब तो 8 ऑप्शन है। और मैडी विलियर्स को उसमें ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप चाहें तो किसी भी प्लेयर के यहाँ पर रोटेट करके लेके जा सकते हैं। तो अगर ज्यादा ऑप्शन किसी टीम की तरफ से है तो निश्चित तौर पर कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो टीम कितनी बेहतर है। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स आगे आकर के देखें तो सोफिया डंकली तो कभी खेली नहीं है सामने वाली टीम के खिलाफ, लेकिन एलिस पेरी के 18 मैच में 51 का एवरेज है, 615 रन है, 6 विकेटें भी हैं, तो कमाल के आंकड़े हैं। और एलिसा हेली के, एशले गार्डनर के आंकड़े भी धमाकेदार हैं। मैटलम ब्राउन के 13 मैच में केवल 9 विकेटें हैं। वहीं पर एरिन बर्न्स के आंकड़े देखें तो 20 का ही एवरेज है। मैथिल्डा कार्मिकेल और लॉरेन के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। कॉइमे ब्रे के 3 मैच में केवल 1 विकेट है, और बाकी लॉरेन चिटल के भी 12 मैच में केवल 8 विकेट है। तो ये 2 थोड़ी सी कमजोर कड़ियां दिखाई पड़ रही हैं अगर ये टीम के अंदर खेलते हैं। बाकी अमेलिया केयर तो निश्चित तौर पर खेलते हैं, तो सिंपली आप उनको सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू का डेटा देखेंगे ना, तो यहाँ पर एलिसा हेली काफी कमजोर पड़ी थी, दिखाई पड़ी है। 8 मैच में केवल 72 रन है और 9 का एवरेज है। लेकिन वहीं पर एलिस पेरी के आंकड़े धमाकेदार है, सोफिया डंकली के आंकड़े भी काफी खराब हैं, एशले गार्डनर के आंकड़े यहाँ पर बहुत ही शानदार हैं, एरिन बर्न्स के आंकड़े भी ठीक ठाक हैं, मैटलम ब्राउन के बिलो द एवरेज हैं। और उसके बाद देखें नीचे आकर के तो कॉइमे ब्रे के 6 मैच में 5 विकेटें हैं, लॉरेन चिटल के 15 मैच में 17 विकेटें हैं। तो ओवरऑल जो सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताए थे, जिसमें अमेलिया केयर का भी आंकड़ा देख करके रखिए, उसमें निश्चित तौर पर एलिसा पेरी हो गई, एशले गार्डनर हो गई, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है। इवन मैं कॉइमे ब्रे और लॉरेन चीटल को भी सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्टिव प्लेयर्स हैं। इन चारों को तो सीधे टीम में लेके जाइए। बाकी एलिसा हेली विकेट कीपर के तौर पर वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है, 5वीं प्लेयर ये हो जाएंगी। बाकी या तो आप सोफिया डंकली को लेके जा सकते हैं, या तो मैटलम ब्राउन को, या तो दोनों को भी लेके जा सकते हैं, या मैटलम ब्राउन के साथ आप मैडी विलियर्स को लेके जा सकते हैं, ज्यादा सेफर साइड में होने के लिए। इस तरह से अपने प्लेयर्स आप रोटेट कर सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें, बैटर्स की वीकनेस को जानने के लिए, तो सोफिया डंकली एक ऐसे प्लेयर है, जब सामने की टीम को ये फेस करती हैं, कभी भी जो सामने आज किस में टीम उतरेगी इनके खिलाफ मेलबर्न स्टार की, उनकी बॉलिंग में मारियान कापर 3 बार आउट हो चुके हैं, 50 रन बना करके, डैनी गिब्सन पर 1 बार 26 रन बना करके, किम गार्थ पर 32 रन बना करके 1 बार। तो निश्चित तौर पर मारियान कापर ने इनको ठीक ठाक परेशान किया, और वो पावर प्ले में आती भी हैं बॉलिंग करने, तो उनके खिलाफ इनको एक दिक्कत रहेगी। और एलिस पेरी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ज्यादातर बॉलर्स को बेहतरीन खेली हैं। थोड़ी सी दिक्कत इनको जो हुई है वो रही है काफी हद तक रीस मैकेना, जो कि एक पार्ट टाइमर है,
तो वो दिखाता है कि क्यों इनके आंकड़े हेड टू हेड में कमाल के थे। और बाकी एलिस पेरी के आंकड़े भी अगर आप देखें तो इनके इनके जो आंकड़े वो किम गार्ड पर थोड़े से खराब हैं। बाकी सभी बॉलर्स को बहुत अच्छा खेली है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी एक कमजोरी रही है T20 फॉर्मेट में। और उसी तरह से एशले गॉर्डनर और एलिन बर्न्स के भी आंकड़े आप चाहें तो प्लेयर बैटल के देख सकते हैं, जिसमें सोफी डे भी एक बहुत अच्छा नाम निकल करके आती हैं। और बाकी एनाबेल सदरलैंड ने इनको 5 बार आउट किया है काफी आसानी के साथ, 2 बार आउट किया इनको सोफी डे ने काफी आसानी के साथ। और बाकी यहाँ पर रीस मैकेना भी एक बार फिर से आती हैं और ये आउट करती रही है एरिन बर्न्स को। मारियन काप के भी नाम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो सामने की टीम में और इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकती हैं, वो भी आपको यहाँ से हिंट मिलता है। और वो ऑप्शन देखने के लिए अगर आप आगे बढ़े जिसमें और भी बाकी जो प्लेयर है उनका भी प्लेयर बैटल का डेटा आप जरूर देख लीजिए। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर उतरेगी वो आपके सामने, जहां पर रीस मैकेना पिछले 2 मैच से बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ी है थोड़ा बहुत, और बाकी मैग लैनिंग के साथ ओपन भी करती हैं। मैग लैनिंग के बाद उसके बाद यहाँ पर एमी जोन्स है, एनाबेल सदरलैंड है, मारियन काप है, डैनी गिब्सन है, सासा मलोनी है। तो टीम ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर। इसके बाद जॉर्जिया प्रेस्टिस, किम गार्ड, सोफी डे और मेजी गिब्सन है। उसके बाद अगर आप देखिए बेंच और वो जो बॉलर्स पिछले मैच बॉलिंग करते दिखाई पड़े उसमें एनाबेल सदरलैंड लगभग पूरे 4 ओवर करेंगे, मेजी गिब्सन 3 से 4 ओवर करेंगी, किम गार्थ और मारियन कैप ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। और बाकी रीस मैकेना, सोफी डे और सासा मलोनी लीस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से सोफी डे सबसे सेफ रहेंगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेलबर्न स्टार के प्लेयर का सारा करियर का डेटा। जैसे आपको मैं सिडनी सिक्सर के प्लेयर्स का बता चुका हूं, तो वीडियो को रोकिएगा, यहाँ पर हर एक प्लेयर के एक्सपीरियंस को आप जरूर देखिए कि T20 में उन्होंने किया क्या है। और बाकी अब आकर के रिसेंट फॉर्म देखें तो यहीं पर आपको मैं बता दूं कि मेलबर्न स्टार की जो टीम है इसने भी 3 मुकाबले टोटल खेले हैं, लेकिन जीती केवल 1 है, हारी भी केवल 1 है। एक मैच इनका बारिश में धुल गया था। पिछला मैच ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है, लेकिन बॉलिंग उसमें काफी अच्छी इन्होंने जरूर करी है। और बाकी ओवरऑल रिसेंट फॉर्म प्लेयर्स का देखेंगे तो मैग लैनिंग पहले 2 जबरदस्त मैचेस खेलने के बाद पिछले मैच में फ्लॉप हो गई। रीस मैकेना ये अगर आप देखें ना तो शुरुआत अच्छा दे रही है अपनी टीम को लगातार, और बेसिकली फॉर्म को इन्होंने थोड़ा सा बेहतर अपना किया भी है। 32 रन की पारी पिछले मैच में खेली और पिछले 2 मैचेस में ना तो ये बॉलिंग भी 1-1, 2-2 ओवर की करते दिखाई पड़ी है, जिसका डेटा आपको हमने पीछे बताया भी। तो रीस मैकेना एक बहुत अच्छा ट्रम्प ऑप्शन इसी वजह से बन जाती हैं। सेफेस्ट तो नहीं रहेंगे, ट्रम्प कैटेगरी में ही आपकी जाती हैं, तो इनको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी मैग लैनिंग जिस तरीके के खिलाड़ी है जो एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं और जैसे फॉर्म में है, अगर आप पिछले मैच को छोड़ दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद आती है एमी जोन्स, विकेट कीपर बैटर। और सामने देखिएगा विकेट कीपिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे ना तो एक ऑप्शन एलिसा हेली का है, एक ऑप्शन यहाँ पर एमी जोन्स का है। और उसमें से एमी जोन्स ने पहले 3 मैचेस में से अगर आप देखें तो केवल एक ही मैच अगर देखें तो बेहतर इनका गया है, बाकी दोनों मैचेस में फ्लॉप रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो सामने की टीम से एलिसा हेली का ऑप्शन है ना, उनके वो निश्चित तौर पर इनसे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं। तो इनको मैं सेफ तो नहीं लेकिन ट्रम्प कैटेगरी में जरूर लेकर के जा सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो जरूर इनके साथ ले सकते हैं। लेकिन इनके बाद की जो प्लेयर हैं, चाहे वो एनाबेल सदरलैंड हो, चाहे वो मारियन काप हो, ये 2 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जिनके साथ ना सिर्फ आप जा सकते हैं एज अ प्लेयर, बल्कि इनको कप्तान है वो कप्तान भी अपनी टीम का बना सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस आप दोनों की देखना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि काफी बेहतर रही है। डैनी गिब्सन जो कि बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आ रही है और फिलहाल इनको बॉलिंग उतनी मिल भी नहीं रही। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रीस मैकेना और साथ ही साथ एमी जोन्स दोनों को इग्नोर कर रहे हैं एक साथ, तो तीसरी ट्रम्प यहां पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इन्हीं दोनों को ड्रॉप करने के बाद यहां पर आप डैनी गिब्सन को अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं और वहां पर एक आपको सिंगल हैंडेड मैचेस जितवा सकती हैं। क्योंकि अगर इनकी बैटिंग आई और निश्चित तौर पर 15 गेंदें 20 गेंदें बची हुई हैं उस मैच के अंदर, उस इनिंग के अंदर बेसिकली, तो ये अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ सकती है जैसा कि उन्होंने पहले मैच में किया भी था। और बाकी सासा मलोनी से बॉलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये लोग, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जॉर्जिया प्रेस्टिस तो हर मैचेस में खेली जरूर है टीम के अंदर, लेकिन एज अ प्लेयर खेली है, फील्डिंग करिए ना तो बैटिंग करिए ना तो बॉलिंग करी है। और उसके बाद आती है किम गार्थ, सोफी डे और मेजी गिब्सन, 3 सबसे सेफ ऑप्शन एज अ बॉलर इस टीम की तरफ से, जिसमें से सोफी डे का आपने पीछे देखा, मैंने बताया भी कि ओवर से थोड़ा कम ही करती हैं और उसमें स्पेसिफिक देखना पड़ता है कि पिच कैसी है, उसके बेसिस पर इनको प्रेफरेंस मिलती है कि कितने बॉल करेंगे। हालांकि एक मैच में बीच में उन्होंने 3 विकेट लिया था और एक विकेट की टेकर के तौर पर एक बहुत ही सेफ और साउंड ऑप्शन है। और वही सेम चीज किम गार्थ और यहाँ पर हम मेजी गिब्सन को भी लेकर के कहूंगा, लेकिन नंबर ऑफ ओवर्स के हिसाब से देखें तो किम गार्थ और मेजी गिब्सन ज्यादा सेफ हैं। सोफी डे थोड़ा सा एक रिस्की ऑप्शन बन जाती हैं। तो सदरलैंड, मारियन काप, मैग लैनिंग के अलावा किम गार्थ, सोफी डे और मेजी गिब्सन ये 6 सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से है, जिसमें सोफी डे को भी अगर आप ले ले और इवन मैग लैनिंग को भी, तो ये थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में चली जाती हैं कि चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लेकिन बाकी चारों पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप मैग लैनिंग को ड्रॉप कर रहे हैं, सोफी डे को ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके पास निश्चित तौर पर डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर एक यहाँ पर एमी जोन्स का भी ऑप्शन है, रीस मैकेना का भी ऑप्शन है। लेकिन उन दोनों को लेकर के इन दोनों को छोड़ रहे हैं तो डैनी गिब्सन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं आप किसको अपनी टीम में कहां से रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, ये आपको बता दी।
बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली सोफी डे के भी 10 मैच में 10 विकेटें हैं, मैजिक गिब्सन के 13 मैच में 14 विकेटें हैं, किम गार्थ के आंकड़े तो बहुत ही कमाल के हैं। और उसके अलावा टॉप ऑर्डर से बैटिंग में देखेंगे तो मैग लेनी के आंकड़े तो ऐसे हैं कि आप इनको ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। रीस मैकेना एज ऑलराउंडर ठीक ठाक नहीं है। एमी जोन्स का भी बैटिंग एवरेज 27 है। बाकी दोनों जो ऑलराउंडर उसमें मारियान काप के आंकड़े ना बहुत ही पुअर है इस टीम के खिलाफ। तो ये एक ऐसा रिस्की प्लेयर है या हैं जिनको आप एज ए प्लेयर रखिए, कप्तान है कप्तान मत बनाइएगा अगर खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मारियन काप के आंकड़े ना बहुत ही बिलो द एवरेज है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और इसी वजह से ये सारा डेटा आपको दिखाया जाता है। बाकी चीजें तो आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि किसको कब लेके जाना है। बाकी मैग लेनिंग के आंकड़े यहाँ पर भी धमाकेदार है। और उसके बाद ब्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें मैग लेनिंग एक ऐसे प्लेयर जो अमेरिया केयर, एलिस पेरी, गार्डनर और लॉरेन चीटल पर विकेट देती रही हैं, लेकिन किसी के खिलाफ इनको दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत तो वो है अमेरिया केयर। बाकी सभी को उन्होंने जम करके रन बनाए हैं। रीस मैकेना निश्चित तौर पर हर एक बॉलर के खिलाफ कुछ खास आंकड़े इनके है नहीं, स्पिन भी खराब खेलती है। एमी जोन्स के आंकड़े अगर आप देखें तो हेड टू हेड के आंकड़े ही देखकर क्या समझ जाना चाहिए आपको, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन है नहीं। अमेलिया केयर को तो उन्होंने काफी अच्छा खेला है, बाकी हर एक बॉलर पर आंकड़े इनके खराब ही है बेसिकली। बाकी डैनी गिब्सन, मारियन कैप और इनाबे सदरलैंड के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बार बार एलिस पेरी, एशले गार्डनर का नाम तो आपको कम से कम कॉमन प्लेयर के तौर पर दिखाई पड़ेगा। और वही दो सबसे सेफ है कप्तान है, बस कप्तान की ऑप्शन भी सामने की टीम की तरफ से रहेंगी। तो ये सारा का सारा जो डेटा था इसके बेसिस पर जो भी आपका कंक्लूजन निकला वो यही निकलता है। बाकी प्लेयर्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़ों को देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर सिडनी सिक्सर की टीम एक तो अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, ज्यादा बेहतर टीम भी है और वही फेवरेट टीम के तौर पर आज के इस मैच में जाएगी। बाकी हमको पिच को भी देखना पड़ेगा, वेदर भी देखना पड़ेगा और टॉस के हिसाब से टीमें क्या फैसला करेंगी वो भी देखते हुए जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी, पिच रिपोर्ट होगी, वेदर अपडेट होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाके ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। तो ज्वाइन करके पूरा शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।